जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए SST का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें 2011 से 2023 तक आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ हमारी पहले से चल रही है। हमने 3 वीडियोज़ इसके प्रीवियस क्वेश्चन के बना चुके हैं। आज हमारा चौथा वीडियोज़ है, जिसमें हम 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। हमारे 60 में 60 अंक लाने के लिए प्रीवियस के जिससे 2011 से 23 तक आए हुए प्रश्न हैं, वो सभी हम डिस्कस कर देंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है 121वां प्रश्न। इससे पहले हम 120 प्रश्न कर चुके हैं। ये 3 वीडियो में 120 प्रश्न कर चुके हैं। आज हमारा 121वां प्रश्न है, जो आप सभी के सामने डिस्कस किया गया है। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषाओं में लिखी थी? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत या फिर हिंदी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे संस्कृत। देखिए, उस समय में क्या है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जब आर्यभट्ट के समय था, उस समय क्या सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा ही चलती थी। तो संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है आर्यभट्टम नामक पुस्तक। दोस्तों, इसका दूसरा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न, 122वां। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध पहली बार उपदेश दिया था? जहां बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहली बार जो उपदेश दिया था, उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो सांची में दिया था, थोटल में दिया था, या बोध गया में, या सारनाथ में? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। थोटला कोंडा में क्या है, बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, थोटला कोंडा में। और देखिए, यहाँ पर हम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में, तो वो बोध गया हो जाता। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थोटला कोंडा, क्योंकि दूसरा इसका राइट आंसर है, क्योंकि थोटला कोंडा में पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया था। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 123वां प्रश्न। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुवेन्दवार कहा गया है? किन 3 राजवंशों को मुवेन्दवार कहा गया है? मुवेन्दवार कहा गया है। तो देखिए, पहला है पाल चोल पांड्या, चोल चेर पांड्या, चेर पाल राष्ट्रकूट, या चोल राष्ट्रकूट पांडव। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो संगम कविताओं के 3 राजवंशों के मुवेन्दवार थे, वो थे चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 124वां प्रश्न। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश करने वाला पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? देखिए, रामपुरवा में जो उत्कृष्ट पॉलिश करने वाला पत्थर मिला है सांड का, वो कहाँ पर राष्ट्रपति भवन में रखा गया है? इसको किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो देखिए, चोल में, कुषाणों ने, या पांडव, या मौर्य साम्राज्य में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। क्या हो जाएगा? मौर्यों के समय में क्या है, इसको बनाया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट अध्यादेश के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया था? रामानुज ने, बसवन्ना ने, या अल्लमा प्रभु ने, या शंकर ने? तो यहाँ पर विशिष्ट अध्यादेश की बात करेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, रामानुज ने। किसने किया था? रामानुज ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जितने भी हम करा रहे हैं वो PYQ प्रश्न है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन प्रश्न है। 2023 का पेपर है ये। क्या है? 2023 का SST पेपर 2 है ये। अब जब पढ़ेंगे इसको, अभिलेखगार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन 2 है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, या पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, या फिर खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो देखिए, अभिलेखागार की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, उसको अभिलेखागार कहते हैं। जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज जो रखे जाते हैं, उसको ऐतिहासिक अभिलेखागार कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 127वां प्रश्न है। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहला ऑप्शन है, इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था, पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क किया था, या फिर ये नाम देव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए, 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में
ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न कथन वाले प्रश्न अधिकतर सीटेट में पूछे जा रहे हैं। तो ये 128वां प्रश्न है। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस पर विचार करना है दोनों पर, और कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बदंगा विशेष गुलाम थे। बदंगा का मतलब होता है, देखिए बदंगा का मतलब ये होता है कि बदंगा क्या होते हैं, आपको समझना जरूरी है कि बंदा क्या क्या होते हैं। जो पहले के राजा हो होते थे उनके पास जो सैनिक होते थे, जो सैन्य बल होता था, उसको बदंगा बोलते थे। तो देखिए यहाँ पर समझते बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये बात क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, ये बात क्या है, सही है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। बदंगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और उन पर निर्भर हो सकते थे। देखिए ये बात गलत है। क्यों है गलत? इसका कारण ये है कि जब बदंगा पूरी तरह से मालिकों पर निर्भर रहते थे और वो उनके सैनिक थे, तो सैनिकों पर विश्वास तो करना पड़ता है। सैनिक पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसके साथ लड़ेंगे कैसे, पहले लड़ाई होती थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले के जो राजा थे वो अपने सैनिकों पर विश्वास करते थे। तो ये ऑप्शन गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, एक सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन तीसरा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 129वां। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? अब देखिए यहाँ पर वास्को डी गामा आया था, क्रिस्टो कोलंबस भी आया था, ये दोनों आए थे, ये दोनों को काट देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक है, कौन सा है, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर वास्को डी गामा। तो देखिए जो अटलांटिक महासागर को जिसने पार किया था वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला देखिए 130वां प्रश्न। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? केरल। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था, तो वो चेर थे या पांडे, कुषाण या चोल। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर होएगा चेर। क्या हो जाएगा? चेर। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 131वां प्रश्न। वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेज द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, या फिर दूसरा ऑप्शन है असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक नाकानून का विरोध, या फिर नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया था, या फिर अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। तो वर्ष 1906 में हुए संग्राम का विद्रोह क्या था? तो उसका जो विद्रोह का कारण था वो था हमारा दूसरा ऑप्शन, क्या था? असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक नाकानून का विरोध। तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही था। तो ये 1906 के संग्राम का विद्रोह का कारण था। ऑप्शन दो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 132वां प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई के में साइमन कमीशन भेजा था, जिसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? इस आयोग में अंग्रेज के अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी। देखिए भारतीयों की संख्या क्या है, ना के बराबर थी, बिल्कुल ही नहीं थी। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी, ये बात भी सही है, वो गलत है। इसमें कोई भारतीय महिला नहीं थी, ये बात सही है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 132 का चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ये भी हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने जो 1927 में भारत को अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा था, उसका विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 133वां प्रश्न। ये कथन वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी होती है। इसकी एक ट्रिक ये होती है, क्योंकि ये चारों को मिलाना जरूरी नहीं होता। इसमें अगर एक का उत्तर आपको मालूम है तो आपका सटीक आंसर बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। आंदोलन दिए गए हैं और संगठन सुधारक दिए हैं। अब देखिए ब्रह्म समाज आंदोलन किसने चलाया था? ब्रह्म समाज आंदोलन किसने चलाया था?
इसको ये पता है, ये नहीं पता है तो दूसरा देखिए, युवा बंगाल आंदोलन किसने चलाया था, या फिर रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था, या फिर अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता है, हमारा एक का भी आंसर पता है, तो वही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा जो है रामकृष्ण मिशन, क्या है, रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद, सी का हो जाएगा पहला। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अब देखिए डी का दूसरा है और सी का पहला, डी का दूसरा और सी का पहला यहाँ पर चौथे ऑप्शन में आ रहे हैं, तो इसलिए ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सही है। अब देखिए ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने चलाया था और ये युवा आंदोलन चलाया था हेनरी लुइस बीनिन डोडिया ने। तो ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब हमें एक का आंसर पता होगा उसी से हमारा आंसर आसानी से लग जाएगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 134वां, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु लिखित निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठी थी। तो केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। वयोवृद्ध गांधीवादी जो नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे, वो थे आंध्र प्रदेश। किसको, आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 135वां प्रश्न, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। जो देखिए सभी धर्मों को बुनियादी एकता बनाने के लिए हिमायती का काम कर रहे थे वो कौन थे। मौलाना आज़ाद थे, सैयद अहमद खां थे, बाजी मोहम्मद थे या फिर मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सभी धर्मों को बुनियादी एकता के हिमायती के रूप में काम किया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 136वां प्रश्न, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है। अब देखिए प्रमुख अक्षांश क्या है, किससे मध्य भाग से। देखिए हमारा ग्लोब जो होता है वो इस प्रकार का होता है। क्या होता है ग्लोब हमारा, देखिए यहाँ पर समझते हैं। हमारा ग्लोब क्या होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। क्या होता है, ऐसा होता है। हमारी ये होती है रेखा, बीच में होती है, बीचों बीच। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर, अब देखिए इधर जो हमारी होती है वो क्या होती है, मकर रेखा होती है। और इधर हमारा जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर जो होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, कर्क रेखा होती है। और इधर होती है हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। तो हमारा जो भारत होता है, भारत हमारा ग्लोब के इधर है, क्या है, यहाँ पर है। तो हमारी जो कर्क रेखा गुजरती है वो हमारा यही हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कर्क रेखा, क्योंकि हमारा भारत से के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 136 का दूसरा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। आप देखिए पृथ्वी दिन की परिभाषा के बारे में बात की है। देशांतरों के मध्य की दूरियां, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने का लगा समय, या वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी दिन और रात के बराबर होते हैं, या फिर पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो देखिए पृथ्वी दिन का मतलब होता है कि पृथ्वी का एक दिन और रात होती है। तो पृथ्वी जब दिन होता है तो वहाँ पर दिन जब होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को पृथ्वी दिन कहते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी हमारा जो हमारा ग्लोब होता है वो उसका एक चक्कर क्या है, पूरे एक दिन और रात में लगाती है। तो एक दिन जब भी आता है जब पूरा पृथ्वी एक चक्कर लगा देती है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 138वां देखिए निम्नलिखित सही जोड़े बनाइए। अब देखिए वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और पौधों की प्रजातियां दी गई है। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, कटीली झाड़ियाँ हैं, मैनग्रोव वन है। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या, जो राइट आंसर हमें पता हो, जिसको राइट आंसर हमें सही मिलान बिल्कुल पता हो, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हमारा राइट आंसर अपने आप मिल जाता है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो उसका राइट आंसर होता है महोगनी। क्या होता है, महोगनी, तीसरा ऑप्शन। देखिए पहले का ए का तीसरा, तो ए का तीसरा एक में ही है चौथे ऑप्शन में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए का तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय वन का महोगनी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का क्या हो जाएगा, चौथा साल हो जाएगा। और हमारा कटीली झाड़ियाँ क्या हो जाएंगी, कटीली झाड़ियों को क्या कहते हैं, हम बबूल कहते हैं। और मैनग्रोव वन सुंदरी होता है, सुंदरी प्रजातियाँ होती है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं। तो अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, यूरोप
या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका। कहाँ पर है? अंटार्कटिका। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 140वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। सही बात है। शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों पर से अक्षांशों को जल से ले जाती हैं। आप देखिए यहाँ पर इसकी प्रक्रिया ये होती है, जब हमारा ये होता है ग्लोब, क्या होता है? ग्लोब। ये होती है हमारे अक्षांश और ये होते हैं हमारे देशांतर। आप देखिए जो हमारी पवनें चलती हैं गर्म और ठंडी जलवायु, तो वो क्या चलती हैं? भूमध्य रेखा के करीब से चलती है। तो भूमध्य रेखा से इस ओर चलती हैं, ऐसे चलती हैं, और इधर से इधर चलती हैं। और हमारे जो होते हैं, जो ये इधर जो होते हैं 2, वो होते हैं ध्रुव। क्या होते हैं? ध्रुव। यहाँ पर क्या है? बहुत ही ठंडी वायु चलती है, सबसे ज़्यादा ठंड इधर ही होती है। इधर कभी सूरज बहुत कम पहुँच पाते हैं, इसलिए ज़्यादा ठंड होती है। तो हमारी जो होती हैं जो गर्म धाराएं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 140 का चौथा। 1 सही है और 2 गलत हैं। ये बात हमारी सही है और ये बात हमारी गलत है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 सही है और 2 गलत है। अगला प्रश्न देखिए 141वां का, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। 141 का चौथा। अगला देखिए 142 नंबर, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था। सही बात है। जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोज का गर्भगृह। देखिए वहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती, उसको गर्भगृह बोलते थे। प्रदक्षिणा पथ या फिर मंडप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर मंदिरों को एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, उसको हम मंडप कहते थे। क्या कहते थे? मंडप। गर्भगृह देखिए उसको कहते थे जहाँ पर क्या है? तस्वीरें रखी जाती थी, मूर्तियाँ रखी जाती थी। सही है। तो देखिए मंडप हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए बहुत बार आया ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये हर परीक्षा में आता है सीटेट की। इसको बोलते हैं बौद्ध संघ के नियम। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 144वां, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषाओं में लिखी थी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि उस समय संस्कृत का सबसे ज़्यादा गहन अध्ययन होता था, संस्कृत ही ज़्यादा चलती थी, इसलिए ये हर्षवर्धन बाणभट्ट ने क्या हर्षचरित क्या संस्कृत भाषा में लिखी थी। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने थे। किसके बने थे? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या फिर ईंटों के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्थर की। किसके बने थे? पत्थर के। जैन और बौद्ध भिक्षु जो भिक्षुणियाँ थी उनके जो विहार बनाए गए थे रहने का स्थान, वो क्या थे? पत्थर के बने थे। अगला प्रश्न देखिए, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों ने के बीच चला था? गुर्जर प्रत्याहार, राष्ट्रकूट और चोल। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रत्याहार। गुर्जर प्रत्याहार, पाल और चोल। राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 140वें का दूसरा, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रत्याहार। ये हमारा सबसे पहले कौन थे? पाल आए थे, फिर राष्ट्रकूट और उसके पास क्या थे? गुर्जर प्रत्याहार। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 147वां, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है वे स्थान जहाँ सूफी मत संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना गाते थे, नाम का गुणगान करते थे या फिर नीति कथाओं पर चर्चित होते थे। तो खानकाहों का मतलब होता है वे स्थान जहाँ पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 148वां, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी। या फिर चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास के विकसित होने के वाली ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए थे। या फिर जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिरों के संपन्न हो गए थे। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 149वां, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। दूसरा है लेखकों द्वारा तारीख सुल्तानों के ढेर सारे इनाम पाने के लिए लिखी गई थी।
ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी। तारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रह रहे हो। तो यहाँ पर 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न 150वां प्रश्न है। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को शिक्षा दी के लिए तर्क किया था? तो रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज़ अली, सैयद अहमद खां, जियाउद्दीन बर्नी। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि क्या इसका राइट आंसर है। जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे वो कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों थैंक यू, और कमेंट में इसका जवाब देना नहीं भूलें, और ये बताएं कमेंट में कि 30 में से कितने आप सभी के सही हुए हैं। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।